इंडिया के आर्टिस्ट को जब भी मैं देखता था मेरे को डिप्रेशन फील होता था। यहाँ के आर्टिस्ट बहुत आपके अकॉर्डिंग एक गुड आर्टिस्ट और एक ग्रेट आर्टिस्ट में क्या फ़र्क आता होगा? आर्ट की फील्ड में जाना है तो थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट लगेगा ही लगेगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम लोग जिस एरिया में रहते हैं सबकी सोच वैसी रहती है। अगर एक कोई बच्चा आया, भैया मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो कैसे बनेंगे? तो उसको इनकरेज करेंगे या जैसा आपने सुना था अपने, ये ज़्यादा बुरा नहीं है कि एक आर्टिस्ट को उसके मरने के बाद जाना जा रहा है, जीते जी उसको उतना अप्रिशिएशन नहीं मिली, तारीफ नहीं हुई उसके काम की? इमोशनली सोचोगे तो ये चीज़ बुरी फील होगी, बट लॉजिकली सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब कोई बिलियनर कोई सामान खरीदता है तो वो इसलिए नहीं खरीदता कि सामान मेरे काम आए, वो अपना एक स्टेटस सिंबल की तरह खरीदता है कि ये जो चीज़ मेरे पास है इसको मैं शो ऑफ कर सकूं कि बाकी लोग इस चीज़ को चाह के भी नहीं ले सकते क्योंकि लिमिटेड चीज़ है। लोगों को क्या लगता है कि पेंटिंग सेल करना मतलब प्रोफेशनल आर्टिस्ट होना, जबकि ऐसा नहीं है। प्रोफेशनल वर्ड का मतलब है कि आप उस इंडस्ट्री में उस काम से पैसे कमा रहे हो। एज अ आर्टिस्ट मॉनेटरी कैसे वो स्टार्ट करे अपना, कि उसको कमाना भी है? डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहा है। आज का टाइम ऐसा है, किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है और आप रेडी हो उस चीज़ में एफर्ट डालते रहने के लिए, इंप्रूव करते रहने के लिए और बेटर होते रहने के लिए, वो फील्ड में प्रोफेशनल बनने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अगर आप अपने पास में जाके कुछ चेंज कर सकते तो क्या होता? और मेरे को हमेशा एक किसी आर्टिस्ट से पूछना था कि आर्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आर्टिस्ट? लोग कहते थे ड्राइंग और पेंटिंग में क्या रखा है, शर्मा जी के लड़के को देखो, आईआईटी वगैरह में जाओ। जब बचपन में ड्राइंग पेंटिंग स्केचिंग करता था तो रिश्तेदार आईआईटी की बात करते थे। आज आईआईटी में आके पेंटिंग्स की बात कर रहा हूँ भाई, वो भी वीडियो रिश्तेदारों तक तो पहुँच ही जाएगी। एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट लास्ट 2 से 3 सालों के अंदर हमने अपने रेवेन्यू को 10,000 पर एनम को 2 करोड़ प्लस पर एनम के रेवेन्यू पे ग्रो किया। सर बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, कनेक्शन फील होता है। सो इंडिया में किसी आर्टिस्ट को प्रोफेशनल बनना है तो प्रोफेशनलिज्म, अर्निंग, इन सारे पॉइंट्स को लेकर उनको कंफर्टेबल फील करना पड़ेगा। इन लेसन्स के माध्यम से मैं अपने 9 साल की आर्टिस्टिक जर्नी को शेयर कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, इस विजन के साथ कि ये लेसन्स जितने भी एस्पायरिंग सीरियस आर्टिस्ट हैं उन सबको बहुत हेल्प करे ग्रो करने में। आर्ट स्किल्स की बात हो या प्रोफेशनल लेवल पे बिजनेस एजुकेशन पे काम करने की बात हो, एंड इस विजन में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। वेल हेलो भैया, कैसे हो आप? मैं मस्त हूँ, आप बताओ शुभम। अभी मेरे ख्याल से ये आपका नया नया आपने शुरू किया है पॉडकास्ट वगैरह सब कुछ करना, जी जी, अच्छा लगा देख के। थैंक यू सो मच। बट हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से, कि आपका इंटरेस्ट वगैरह कैसे आया आर्टिस्ट बनने का? आपका ड्रीम था, पैशन था, या आपने ऐसे कोइंसिडेंटली फाइंड आउट किया? तो पूरी स्टोरी बता दीजिए एक बार आप। ठीक है, सबसे पहले तो बचपन में मैं ड्राइंग पेंटिंग वो नेचुरल इंटरेस्ट एक था, तो मैं घर में बैठ के ड्राइंग करते रहना। क्लास 1 एलकेजी यूकेजी के भी मम्मी पापा स्टोरी बताते हैं कि उस वक्त कैसे मैं ड्राइंग करते रहता था। मेरे को भी थोड़ा थोड़ा याद है, उस समय पापा की स्टेशनरी शॉप थी, पापा मेरे को ड्राइंग कॉपी ला के देते थे, मैं 2-2 दिन में ड्राइंग कॉपी भरता रहता था। तो ऐसे करके इंटरेस्ट था। उसके बाद सबको ये दिख भी रहा था घर में कि हाँ इसका इसमें इंटरेस्ट है, तो जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते थे ड्राइंग के ऊपर, भले वो स्कूल में क्लास में हो या फिर ड्राइंग का कोई एग्ज़ाम हो रहा है, या फिर जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो इंटर स्कूल इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन्स होते थे ड्राइंग के, तो मैं वहाँ जाता था। अग्रेशन जयंती हमारे यहाँ एक थी, वहाँ पे अलग अलग इवेंट्स होते थे, तो वहाँ पे ड्राइंग के कॉम्पिटिशन्स, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स, तो मैं ड्राइंग के कॉम्पिटिशन में बचपन से पार्टिसिपेट करते रहता हूँ और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में मैं रहा हूँ ड्राइंग के, और मैक्सिमम केस में फर्स्ट आना सेकंड आना, एक तरीके से प्राइज़ मिलता था। तो हालांकि मैं प्राइज़ के लिए नहीं जाता था, बट सबको ये दिखता था कि हाँ ये लड़का अच्छा कर रहा है कि इसमें हाँ, पर मेरे को ऐसा फील नहीं होता था। मेरे को ऐसा फील होता था कि नहीं, मेरे को मज़ा आ रहा है, मैं कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे जब क्लास 9th 10th में स्कूल में जो मेरे दोस्त थे, सारे मेरे दोस्तों के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है हमेशा से, ठीक है। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे और उनके साथ सबके साथ मिल के मैं ड्राइंग करता था, वो लोग देखते थे, मैं स्टोरी लिखता था कि इस कार्टून ने ये बोला, उसने ये बोला, ऐसे करके फ़नी कॉमिक टाइप स्केच बुक टाइप की, हाँ। तो मैं दोस्तों को देते भी रहता था। किसी का बहुत इंटरेस्ट आता था कि भाई मेरे लिए ये बना दे, मेरे लिए ये बना दे, तो मैं बहुत ज़्यादा स्केच करते रहता था, तो सबको बांटते रहता था स्केच। ओके। तो कम्प्लीटली फ़न के लिए था, बहुत इंटरेस्ट था मेरे को आर्ट में, और आर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली, क्योंकि आर्ट में इंटरेस्ट था। तो जब स्कूल की तरफ से कोई कैंप होता था या मान लो कोई आउटडोर कुछ इवेंट चल रहा है,
या इंटर स्कूल कुछ हो रहा है कंपटीशन, तो जाने का मौका मिलता था। तो बहुत एक एनरिच सा लाइफ रहा मेरा स्कूल का। फिर 11th में आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा पढ़ाई में फोकस करते हैं। उस समय हालांकि ड्राइंग के ऊपर मैं ऐसे बहुत सीरियस नहीं था, वो बस जब जब टाइम मिलता था, जब मन करता था तब करता था मैं। 11th में आने के बाद गलती से मैं एक बार फर्स्ट आ गया क्लास में। हमारा स्कूल चेंज हुआ था, तो 10th तक मैं दूसरे स्कूल में था। 11th मैंने DAV से किया, तो वहाँ पे कॉमर्स था मेरा स्ट्रीम। तो फिर गलती से मैं फर्स्ट आ गया, तो बहुत अच्छा फील हो गया। आज तक बचपन से इतना पढ़ा नहीं था, तो कभी फर्स्ट आया नहीं था, और पहली बार सब्जेक्ट अच्छे लगे। अकाउंट्स वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह, ये सब सब्जेक्ट्स मुझे पसंद थे, तो अच्छे लगने लगे कि नए सब्जेक्ट्स हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है। तो गलती से फर्स्ट आ गया, तो और मन करने लग गया कि चलो पढ़ते हैं फिर अच्छे से। तो फिर 11th-12th मेरी पूरी पढ़ाई में फोकस था, प्रॉपर में फोकस था पढ़ाई के ऊपर 11th और 12th में। और उस समय आर्ट मेरा पूरा छूट गया था, लेकिन एक मेरा थॉट था कि 12th के बाद मुझे इसी फील्ड में जाना है। तो 11th-12th में मैं पढ़ने में अच्छा था, 12th में मैंने टॉप भी किया था अपने स्कूल में। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सर्च करना शुरू किया कि आर्ट में क्या होता है, क्यों होता है, कैसा होता है। तो कई सारे कॉलेजेस वगैरह के स्टूडेंट्स से मैं बात करता था ऑनलाइन, जो मेरे को मिलते थे। जैसे जे स्कूल के कोई स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी सीनियर थे मेरे से, तो उनसे मैं मैसेज करके पूछता था कि क्या होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है, सब पूछते रहता था मैं। और एनिमेशन वगैरह का इंडस्ट्री के बारे में मैंने सुना था, एनिमेशन होता है उसमें, ऐसा ऐसा होता है। तो कई सारे कॉलेजेस में गया, एनिमेशन के कॉलेजेस वगैरह देखने, बट मुझे अंदर से वो फील नहीं आ रहा था एनिमेशन में कि मतलब डिजिटली काम करने का मेरा वो पैशन नहीं था। बचपन से कलर्स के साथ, पेपर्स के साथ, कैनवस के साथ, हाँ, तो वो ट्रेडिशनल वाला फील डिजिटली आ नहीं रहा था। तो मैं कंफ्यूज था कि अब मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कि छोड़ दूँ कि रहने दूँ। तो ये कन्फ्यूज़न चल रहा था, ठीक है। तो फिर मैं CA करने लग गया कि चलो यार आर्ट में कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं CA करता हूँ। और CA का मैंने एंट्रेंस दिया, उसके बाद CPT जो होता है उसको मैंने दिया। और एंट्रेंस देने के बाद, एंट्रेंस देने से जस्ट कुछ महीना पहले मेरे को ऐसा फील होने लग गया कि मज़ा नहीं आ रहा है CA पढ़ने में। क्योंकि हम लोग पहले जब उड़ीसा में रहते थे, तो घर के आसपास बहुत सारे CA दिख रहे थे मेरे को, तो मेरे को ऐसा फील होता था यार ये भी CA है, वो भी CA है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो मैंने एंट्रेंस के लिए वो कर चुका था मैं, तो मैं बोला कि चलो एंट्रेंस देते तो सही। लेकिन कुछ महीना पहले मैं आर्ट पे ही ज़्यादा सीरियस हो गया था, और मेरे को लगा कि जितना मैं फोकस 11th-12th में पढ़ाई में किया था, अगर मैं उतना ही फोकस अगर आर्ट में करूं तो क्या कुछ हो सकता है क्या। तो मेरे को फील हुआ कि कुछ महीने प्रैक्टिस करने से मेरा आर्ट वर्क काफ़ी इंप्रूव होना शुरू हो गया, क्योंकि एक सर भी थे वहाँ पे हमारे, तो उनसे भी मैंने सीखना शुरू किया था। तो मैं ये फील किया कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था 11th-12th में, जब मैं इकोनॉमिक्स BST वगैरह पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें जितना मैं प्रैक्टिस करता था उतना ही प्रैक्टिस मैंने ट्राई किया कि मैं ड्राइंग के ऊपर एक बार करके देखता हूँ। ओके, मतलब वो 100% देने की कोशिश करी आपने। जैसे हम लोग बाकी फील्ड को लेते हैं कि अब कोई CA कर रहा है तो प्रॉपर ये किताब पढ़नी है, इतना दिन प्रैक्टिस करना है, बिना ये देखे कि मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ज़रूरी है तो ज़रूरी है, वैसा वाला। तो जब मैंने कुछ महीना किया तो बहुत इंप्रूवमेंट दिखी, तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि नहीं, अगर प्रॉपर सीखेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तो इंप्रूवमेंट बहुत स्पीड हो सकती है। तो उसके बाद फिर मैंने कई सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट थे, उन सब के काम देखना शुरू किया। एग्जीबिशंस, गैलरीज मैंने जाना शुरू किया, और क्या क्या चल रहा है आर्ट की फील्ड में वो सब थोड़ा देखना शुरू किया, ताकि माइंड खुले। तब जाके थोड़ा फील हुआ कि नहीं यार, आर्ट में स्किल चाहिए, बहुत डेवलप करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि घर में बैठे बैठे ऐसा फील होता है कि अपन जो बना रहे हैं उतना अच्छा है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो फील होता है कि नहीं, और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ऐसा हुआ, गली का शेर तो हर कोई होता है, बाहर देखना पड़ता है। फिर जाके माइंड खुला कि नहीं यार, एग्जीबिशंस में ये वर्क लगे थे, या फिर मैंने इंटरनेशनल, और मैं मेनली इंटरनेशनल आर्टिस्ट को इसलिए देखता था क्योंकि इंडिया के आर्टिस्ट को जब भी मैं देखता था मेरे को डिप्रेशन फील होता था। क्योंकि इंडिया के आर्टिस्ट जितने बार मैं कहीं भी मैं गया, मैं एक बार एक कोलकाता की गैलरी थी वहाँ गया, एक बार एक दिल्ली का वर्कशॉप था, वहाँ पे पेंटिंग करना, मेरे को एक पेंटिंग बनानी थी लाइव, तो मैं वो बना रहा था। एक बार मुंबई के वर्कशॉप गया। तो मैं जब भी कहीं भी जाता था ना, 2-3 लोग ऐसे मिलते थे जो अपना दर्द सुनाते थे कि नहीं, आर्ट में ऐसा नहीं हो पाएगा। जो गैलरी के ओनर है वो बोल रहे हैं कि नहीं, आर्ट में कुछ नहीं है। मेरे को मतलब कि अब मेरा एक बार सिचुएशन समझना, मैं 12th में पढ़ाई में अच्छा रहा, CA का एंट्रेंस में दे चुका था, कुछ महीने बाद रिजल्ट आए, मेरा क्लियर हो चुका था CPT।
मेरे को घर में बोल रहे थे कि यार तेरा सीपीटी क्लियर हो गया, अभी भी सोच ले, ठीक है। इतना प्रेशर के बीच में मैं आर्ट चूज़ किया हूँ कि मुझे इसमें जाना है, और उसी फील्ड के लोग जब बोल रहे हैं कि नहीं होगा, ऐसा है वैसा है, मैं बोला कि सब छोड़ दिया मैं इसके लिए, अब तो क्या हो सकता है। तो मैं अंदर से बहुत डिप्रेसिंग फील करता था। लेकिन इंटरनेशनली जब मैं आर्टिस्ट को देखना शुरू किया तो वहाँ के आर्टिस्ट बहुत लॉजिकली बात करते हैं, यहाँ के आर्टिस्ट बहुत इमोशनल हैं कि अरे आर्ट की फील्ड में कुछ नहीं रखा है, हम तो इतने साल से कर रहे हैं, अपना दर्द सुनाते हैं। इंटरनेशनल आर्टिस्ट में सबसे मेन डिफरेंस ये था कि वो लॉजिकली बात करते थे कि हमारा ये स्किल है, हमें इसे इतना डेवलप करना होगा, एक बेंचमार्क अपना हिट करना होगा कि हमारा क्वालिटी इतना होना चाहिए, उसके बाद अगर आप कमीशन वर्क करना चाहो तो ऐसे ऐसे किया जाता है, अगर आप पेंटिंग को सेल करना चाहो तो सेल करने के लिए आपको लोगों से जुड़ना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, नेटवर्किंग होनी चाहिए, वो सब चीज़ बोलते थे कोई कोई। तो मेरे को लगता था यार कितना लॉजिकली बोल रहे हैं लोग, कि सुन के लग रहा है कि हाँ किसी और फील्ड की तरह इसमें भी स्टेप्स हैं, इसमें भी स्टेप्स है और प्रॉपर है, कि ऐसा नहीं कि हम रैंडमली पेंटिंग बना रहे हैं तो वो अपने आप ही सेल हो जाएगी। और क्योंकि मैं थोड़ा सा कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, हमारी फैमिली, मैं मारवाड़ी फैमिली का हूँ, तो थोड़ा बिजनेस वाला माइंडसेट मेरा जल्दी खुल गया कि यार बात तो सही है कि अगर एक पिक्चर भी बन रही है, एक मूवी बन रही है, तो अपन दुनिया की बेस्ट मूवी बना के घर में रख लें तो मूवी तो बिकेगी नहीं, कोई तो आएगा नहीं टिकट, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मूवी बनाना एक दूसरी कहानी है, और उस मूवी की मार्केटिंग करना, लोगों को पता चले, उसका हाइप क्रिएट करना, लोग उसको जान सकें, उस जो एक्टर है उसका ब्रांड वैल्यू बन सके, ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा समझ आना हल्का हल्का शुरू हो कि ऐसा होता है। तब जाके मैं थोड़ा सा आर्ट में और सीरियसली काम करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा। उसके बाद फिर हमारी फैमिली जब शिफ्ट हुई 2018 में, तो एक बहुत ही बड़ा मतलब डाउनफॉल वाला टाइम था कि क्योंकि उससे पहले जब हम उड़ीसा में रहते थे तो मैं अपनी एकेडमी शुरू कर चुका था, अपनी क्लासेस देना शुरू किया था ताकि थोड़ा एक्सपीरियंस हो, थोड़ी अर्निंग आए, थोड़ा पता चले। लेकिन जब हम लोग शिफ्ट हुए तो मेरे पापा का जो शॉप था, पापा सब कुछ छोड़ छाड़ के आए, तो एकदम अब पापा के पास भी एकदम स्क्रैच से वो शुरू कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल कोई बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है, और मैं भी एकदम स्क्रैच से शुरू कर रहा हूँ, तो मेरे पास भी अब तो एकदम ज़ीरो सपोर्ट था फाइनेंशियली। और अपन शिफ्ट हुए, अब शिफ्ट होने में इतना ज़्यादा हमारा एक्सपेंसेस लग चुका था कि बहुत, तो मैंने सोचा कि चलो अपनी आर्ट क्लास देना शुरू करता हूँ। तो मैंने बच्चों को सिखाना शुरू किया। तो एक बच्ची आई थी, मेरे को अभी भी याद है, छोटी सी थी, ठीक है, मैं उसको सिखा रहा हूँ, वो आके मेरी पेंटिंग्स देख रही है, भैया सर ऐसा ऐसा अच्छा लग रहा है आर्टवर्क, तो अच्छा लगता था कि चलो शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे बच्चे बढ़ने शुरू हुए, फिर मैं अपने बहुत सारे वर्क्स सोशल मीडिया पे डालते रहता था। तो एक कंपनी की तरफ से ऑफ़र आया कि मुझे आपसे पेंटिंग बनवानी है, ये कमीशन वर्क है और ये ऑस्ट्रेलिया का कमीशन वर्क है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा था यार, ऑस्ट्रेलिया से कमीशन वर्क मिल रहा है, तो मैंने बोला कि ठीक है। हालांकि उसकी प्राइसिंग बहुत कम थी, लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का था, एक नाम अच्छा जुड़ जाता, तो मैंने बोला कि करते हैं इसको, और ख़ुद का भी पता चलेगा कि कितना अपन कर सकते हैं। तो मेरे को अभी भी याद है, ऑस्ट्रेलिया की पेंटिंग थी, मदर एंड सन टाइटल का नाम था, और उस पेंटिंग को मैंने बनाया। हम लोग 2018 मार्च में शिफ्ट हुए थे, और मैं और मेरा एक दोस्त है सोहम, जो हम लोग आज साथ में काम भी करते हैं। उस वक्त तो खैर बहुत अच्छे दोस्त थे, तो दोस्त के हिसाब से वो आया था, हम लोग यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। फिर उसको डिलीवरी करने गए, फिर डिलीवरी करने गए तो पता चला कि यार डिलीवरी ऐसे नहीं करी जाती है, पेंटिंग ख़राब हो जाएगी रास्ता में। तो मैं पूरा डिप्रेशन में, यार इतनी मुश्किल से एक पेंटिंग मिली, इसको मैं डिलीवर कर चुका हूँ। और वो जो भैया थे, मतलब जिनके साथ मेरा बात हुआ था, जो इन्होंने ऑर्डर दिया था, बोले यार ऐसे अगर डिलीवरी दोगे तो वो तो रास्ता में डैमेज हो जाएगी। तो मैंने बोला कैसे करें फिर? तो बोला फिर से बनाना पड़ेगा। बोला यार फिर से नहीं बना सकते अब। तो मैं गया, जो डिलीवरी जिनको मैंने दिया था वो हमारे रिलेशन में आते हैं दूर के, तो मैंने बोला कि ऐसा ऐसा बात है। फिर मैंने, वो डिलीवरी हुई नहीं थे फॉर्चुनेटली, मैं वापस लेके आया। तो क्या होता है ना, ऑयल पेंटिंग में हम रोल करते हैं तो उसे एक पाइप के अंदर या हार्ड कवर के अंदर भरना होता है। तो मुझे नहीं पता था, पहली बार था क्योंकि, तो मैंने सिंपल प्लास्टिक में रोल करके भेज दिया था। तो फिर मैं आया, उसको किया। तो ये 2018, 19, 20 ये टाइम था जब मैं प्रॉपर प्रोफेशनल एंगल से हार्ड कोर काम कर रहा था, कि कमीशन वर्क भी कर रहा था, अपनी एकेडमी भी रन कर रहा था, कमीशन वर्क के या इम्प्रूव हो सके पेंटिंग तो उसके लिए प्रैक्टिस भी कर रहा था। इंटरनेशनली कुछ जो आर्टिस्ट हैं उनके प्रोग्राम्स वगैरह का ज्वाइन करना या कहीं पे जाके सीख पाना, वो सब चीज़ सीखना, कमीशन वर्क करना, एकेडमी रन करना, ये सब साथ में चल रहा था। तो उस समय का टाइम सबसे एक हेक्टिक टाइम रहा है, लेकिन वो टाइम ज़रूरी था। मतलब मेरे को ऐसा फील होता है कि आर्ट में प्रोफेशनली जाना, स्किल, एजुकेशन सब तो मैटर करता है, बट वो जो एक चॉइस नहीं थी मेरे पास
कि ये करना पड़ेगा, अब मैं इस फील्ड में आ चुका हूँ, अब ऑप्शन नहीं है पीछे मुड़ने का। तो ऐसे करके शुरू हुआ। उसके बाद तो फिर मैं आगे बिजनेस उसने सीखता रहा, धीरे धीरे चीज़ें ग्रो होती रहीं। अगर एक कोई बच्चा है आपको जिसको आर्टिस्ट बनना है, वो आपसे पूछेगा कि भैया मुझे आर्टिस्ट बनना है तो कैसे बनेंगे, तो आप उसको क्या बोलेंगे? मतलब उसको इनकरेज करेंगे या जैसा आपने सुना था अपने जब आप उन पे गए थे? मैं बहुत एनकरेज करता हूँ। मेरे ख़ानदान में जो भी इंसान कुछ भी अलग करता है और वो अगर मेरे से बात कर रहा है हाँ तो उसका पूरा सपोर्ट मैं हूँ। मैं उसको प्रॉपर समझाता हूँ कि ये चीज़ क्यों करनी चाहिए तेरे को, और क्यों दूसरे लोगों का बात नहीं सुनना चाहिए, और इसमें इतना बड़ा विजन क्यों है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम लोग जिस एरिया में रहते हैं सबकी सोच वैसी रहती है। आज का टाइम ऐसा है, आज आप कुछ भी करो, किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, किसी भी एक चीज़ में अगर आपका इंटरेस्ट है और आप रेडी हो उस चीज़ में एफर्ट डालते रहने के लिए, इम्प्रूव करते रहने के लिए और बेटर होते रहने के लिए, वो फील्ड में प्रोफेशनल बनने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। इतना बेस्ट टाइम में हम लोग जी रहे हैं अभी। तो मैं तो बहुत एनकरेज करता हूँ। फैमिली में कुछ एक मेरी बहन थी, उसका ये सवाल था कि मुझे फैशन की इंडस्ट्री में जाना है। प्रॉपर बोला कि हाँ ऐसे कर, ये चीज़ कर, हो जाएगा। किसी कोई बोलता है, एक मेरा दोस्त था, जब मैं खुद भी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम में था, चीज़ों को फिगर आउट कर रहा था, तो वो उसको फोटोग्राफर बनना था। तो मैं उसको बोला यार कर, फिर उस चीज़ को प्रॉपर कर। और मैंने अपने कई सारे ऐसे दोस्तों को देखा है जो अच्छे थे किसी और आर्ट फॉर्म में, कोई डांसिंग में, किसी और चीज़ में, लेकिन वो लोग अपना उसको छोड़ के किसी और चीज़ में आए। जैसे एक मेरा दोस्त था, वो डांसिंग में अच्छा था बट उसको छोड़ के वो बैंकिंग इंडस्ट्री में गया। बाद में डिप्रेसिंग सिचुएशन उसकी बन गई कि यार मज़ा नहीं आ रहा इसमें, फिर वो काम छोड़ के आया। तो मैं तो बहुत एनकरेज करता हूँ सबको। ओके, सो एज अ आर्टिस्ट आप मुझे ये बता सकते हो कि कमर्शियल वर्क स्टार्ट कैसे होता है? मतलब एक नॉर्मल आर्टिस्ट है, वो अपना काम कर रहा है, उसको मॉनिटरी कैसे वो स्टार्ट करे अपना, कि उसको कमाना भी है, वो सब चीज़ करनी है? डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, इसमें अलग अलग सेगमेंट्स हैं, इसको समझना। जैसे मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, पेंटिंग ऐसी चीज़ है जो मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। मैं वो नहीं बना रहा हूँ जो सामने वाले को पसंद आए, हाँ मैं वो बना रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी आर्ट स्किल्स अच्छी है, मैंने बोला कि चलो यार मैं फिगर ड्राइंग्स बनाता हूँ और मैं फिगर ड्राइंग्स पे काम कर रहा हूँ। तो मैं वो बना रहा हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, जिसमें मुझे मज़ा आ रहा है। तो मुझे उस चीज़ को, उसकी ब्रांडिंग वैसी करनी पड़ेगी कि मैं उस चीज़ को इस तरीके से उसके ऊपर, उसके अराउंड कंटेंट बनाऊँ या उसकी मार्केटिंग ऐसी करूँ कि लोग मुझे फिगर ड्राइंग के आर्टिस्ट के नाम से जान सकें। तब जाके मैं ऐसी ऑडियंस तक पहुंच पाऊंगा जिनको उसी तरीके की पेंटिंग बनवानी हो। अच्छा, नीश सेलेक्ट करनी है। निश। और क्या होता है कि हम ना हर इंडस्ट्री में, कई इंडस्ट्री में डिमांड ऑलरेडी है, कई इंडस्ट्री में डिमांड क्रिएट करना पड़ता है। अभी हम लोग कंज्यूमर वर्ल्ड में जी रहे हैं। अभी के टाइम पे जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, हम लोग का डिमांड क्रिएट हो रहा है, नए नए डिमांड्स बन रहे हैं। एक टाइम था जब शैम्पू नहीं मिलता था तो लोग ऐसे ही काम चला रहे थे, बट एक कंपनी आई, उसने बताया नहीं नहीं बाल ज़रूरी है तो ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। उसने उसकी मार्केटिंग करी, अवेयरनेस बनाई, तब जाके लोगों को पता चला कि नहीं यार ये भी ज़रूरी है। एक टाइम था लोग टूथपेस्ट नहीं करते थे, लोगों ने, कंपनियां आई, उन्होंने अवेयरनेस बनाई, ऐसा ऐसा होता है, तब जाके लोगों को अवेयरनेस आई, उन्होंने शुरू किया, तो डिमांड क्रिएट होता है। तो वैसी पेंटिंग की इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे आपको डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा, आप जो भी बना रहे हो उसके अराउंड, और उसके इंटरेस्ट वाले लोग आपको मिल जाएंगे। हर चीज़ के इंटरेस्ट रखने वाले लोग दुनिया में हैं, बस वो राइट टारगेटिंग के लिए आपको अपना एक निश में अपनी एक्सपर्टीज़ बना के उसी तरीके से अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। अब ये तो हो गया पेंटिंग के अंदर, जब मैं फिगर ड्राइंग कर रहा हूँ या मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूँ या जो भी मैं अपने इंटरेस्ट का बना रहा हूँ। मैं मान लो लैंडस्केप बनाता हूँ, या मैं मान लो बर्फीले पहाड़ बनाता हूँ। पेंटिंग में सारे कर सकता हूँ, सारे सब्जेक्ट्स मेरे अच्छे हैं। मैं पोर्ट्रेट भी बना सकता हूँ, मैं फिगर भी बना सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मैं बर्फीले पहाड़, ये मेरा निश है, मैं तो इसी पे ही मुझे सुकून मिलता है, मुझे इसमें इंटरेस्ट आता है। अब मैं ये देखूंगा कि इसके अराउंड में कैसे अपना बिजनेस डेवलप करूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कर सकता हूँ कि जो भी लोग बर्फीले पहाड़ वाले एरिया में इंटरेस्ट रखते हैं, जो ट्रैकिंग करते हैं या जो हाइकिंग वगैरह पे जाते हैं, टूर के लिए जाते हैं, मैं ये सोच सकता हूँ कि इस तरीके की ऑडियंस के लिए मैं कुछ वर्कशॉप करवा सकता हूँ बर्फीले पहाड़ पे, जहाँ पे उनको यही करने में साथ में मज़ा आए। तो अपने को बिजनेस आइडिया वहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो इसलिए आर्ट की फील्ड में जाना है तो थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट लगेगा ही लगेगा। मतलब पहले आपको एक आर्टिस्ट भी बनना है और फिर एक बिजनेसमैन। 100%, उसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है। और ये हर फील्ड में, हर फील्ड में। तो कमर्शियल वर्क के अलावा भी मतलब ऐसी कोई स्ट्रीम्स है जहाँ से एक आर्टिस्ट मॉनेटरी वैल्यू जनरेट कर सकता है? अभी ऐसा है
कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं एक प्रॉब्लम बताता हूँ आर्ट की फील्ड में। लोगों को क्या लगता है कि पेंटिंग सेल करना मतलब आर्टिस्ट, प्रोफेशनल आर्टिस्ट होना, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ ओके प्रोफेशनल आर्टिस्ट, प्रोफेशनल वर्ड का मतलब है कि आप उस इंडस्ट्री में उस काम से पैसे कमा रहे हो। अगर बोलता है कोई मैं कि मैं प्रोफेशनल म्यूजिशियन हूँ, तो ज़रूरी नहीं है वो गाना गा रहा हो सकता है वो साउंड इंजीनियरिंग कर रहा हो सकता है वो उसमें लिरिक्स लिखता हो, या कुछ और भी चीज़ें 10 चीज़ें हो सकती हैं। जी तो अगर कोई आर्ट की फील्ड में कोई ड्राइंग पेंटिंग कर रहा है और उसको वो बोलता है मुझे प्रोफेशनल बनना है, तो उसको सोचना पड़ेगा यार डिमांड सप्लाई किधर है, मैं क्या, मेरी सप्लाई है, मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या वैल्यू दे रहा हूँ, और मुझे उस तरीके की ऑडियंस चाहिए। तो वो एक मेन टॉपिक है। अगर हो सकता है मैं कमीशन आर्ट वर्क कर रहा हूँ, जैसे हाँ मैं पेंटिंग्स बनाता हूँ, सामने वाले का पोर्ट्रेट्स बनाता हूँ, मुझे लोग ऑर्डर देते हैं कि मुझे ये वाली फ़ोटो का पेंटिंग बनवाना है। अब ऐसे कौन लोग होंगे जिनको हैंडमेड आर्टवर्क्स चाहिए होते हैं। अब ये तो मेरा निश क्लियर हो गया कि मुझे ऐसे लोगों को टारगेट करना है। अब इन चीज़ों को समझने के बाद फिर मैं बिज़नेस वाली एजुकेशन पे आऊँगा कि अब उस आर्टवर्क को बनाने का कंटेंट कैसा होना चाहिए, उसको मैं शेयर कैसे करूँ कि लोग एंगेज करें, उसको मैं कैसे शेयर करूँ कि लोगों को मज़ा आए। तो वो फिर मार्केटिंग एंगल प्रॉपर आएगा। तो बहुत चीज़ हो सकती है, कमीशन वर्क हो सकता है, मैं पेंटिंग को सेल करना, मेरी पेंटिंग है, मैं अपने मन से बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इस तरीके की ऑडियंस तक पहुँचे, मैं उसको कर सकता हूँ। कई सारे आर्टिस्ट ये करते हैं कि जूतों में पेंटिंग करते हैं, कस्टमाइज जूते हैंडमेड उसको डिज़ाइन करते हैं। कई लोग शर्ट में डिज़ाइंस बनाते हैं कि मेरा डिज़ाइन से इस डिज़ाइन को मैं अपने शर्ट में इस तरीके से लगाने वाला हूँ। तो वो तरीका है अलग अलग तरीके से मोनेटाइज करने का। बट वही है, जिस निश में आप जाओगे उसमें एक्सपर्टीज़ होनी ज़रूरी है, और उसका प्रॉपर फिर बिजनेस एजुकेशन, मार्केटिंग, सेल्स वो सब आना चाहिए। एक नॉर्मल मतलब एक आर्टिस्ट है वो कब अपना एक कमर्शियल वर्क या चार्जेस करना स्टार्ट कर सकता है, उसको पता कैसे चलेगा कि एक वो चार्ज करने के लायक हो चुका है या वो केपेबल है? इसमें ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, तो मैं जैसे ड्राइंग कर रहा था, पेंटिंग कर रहा था। हाँ एक दिन हमारे एक पहचान के भैया थे, बोला भाई मेरे को ये हमारे एक रिलेटिव है उसको ये आर्टवर्क देना है, मेरे लिए स्केच बना देगा क्या? मैंने बोला ठीक है बना देंगे। तो उसने एक स्केच मैंने बनाया उनके लिए, और वो स्केच के बदले उन्होंने परफ्यूम की बॉटल गिफ्ट करी मेरे को। पहला, हाँ, बाटर सिस्टम था कि पहली बार मेरे को फील हुआ कि नहीं यार इसके बदले कुछ मिल रहा है। तो ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। अगर आप काम कर रहे हो और आपको लग रहा है सामने वाला कोई ऑफर आपको दे रहा है, आप उसको काम कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, कहीं से कुछ ऑर्डर आ जाता है, तो आप उसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि मैं परफेक्ट होऊंगा फिर लूँगा, ये परफेक्ट होंगी फिर लूँगी। आप लो, करो, आप अपना बेस्ट दो। सामने वाला, क्योंकि आप अभी बिगनर लेवल पे हो तो आप कम प्राइसिंग में भी कर रहे होगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाला को पसंद आया तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आया तो पैसे रिफंड कर दो, बहुत सिंपल है। कम से कम शुरू हो गया आपकी जर्नी। ये चीज़ है। आपके अकॉर्डिंग एक गुड आर्टिस्ट और एक ग्रेट आर्टिस्ट में क्या फ़र्क आता होगा? मेरे हिसाब से गुड आर्टिस्ट में ये है कि आप स्किल्ड हो, हाँ कि आपकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी हैं, जो कि इनिशियल लेवल पे ज़रूरी है। अभी क्या होता है ना, बहुत लोग का ये थॉट रहता है कि मुझे गुड आर्टिस्ट नहीं बनना है, मुझे तो डायरेक्ट ग्रेट आर्टिस्ट बनना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो आपका जो जिस फील्ड में आप जा रहे हो उसमें आपकी स्किल्स होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रिकेट में जा रहा है तो वो क्रिकेट खेलना आएगा उसको, तब जाके वो क्रिकेट खेले पहले। ओके, अब उसके अंदर उसका स्किल है कि वो खेल सकता है, उसका स्किल है कि वो काम में बहुत अच्छा है, तो ये गुड है। ग्रेट बनना है या ग्रेट की जर्नी, अच्छा वैसे ग्रेट का कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है, वो तो डिपेंड करता है कि लोग आपको किस नज़र से देख रहे हैं। मान लो एक पर्सन है जो मुझे ग्रेट बोलता है, एक पर्सन जो मुझे कुछ नहीं समझता है, तो वो अपना अपना पर्सपेक्टिव है। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि जब आप सोसाइटी में कुछ वैल्यू ऐड कर सको जिसकी वजह से किसी और की लाइफ इम्पैक्ट हो जाए, तो मुझे लगता है कि वो आर्टिस्ट, वो कलाकार एक ग्रेट कलाकार है। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो स्किल के मामले में कितना टॉप नॉच है, लेकिन फ़र्क इससे पड़ता है कि उसने वो स्किल के बेस पे अपना नाम तो बनाया, बट उसके वजह से दूसरों की लाइफ में कितना वैल्यू ऐड हो रहा है, कितना इम्पैक्ट आया? कितना इम्पैक्ट आ रहा है। जी जैसे एक मैं रफ एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई जैसे मूवीज़ बन रही हैं, ठीक है, जी नॉर्मली सब एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग में सब अच्छे हैं, अच्छा ग्रेट एक्टर, गुड एक्टर हम बोल रहे हैं, बट एक एक्टर है जो एफर्ट्स डाल रहा है, वो ये देख रहा है कि यार मेरे ये चीज़ करने से इस इंडस्ट्री में ये बेनिफिट आगे चल के हो सकता है, मेरे ये करने से लोगों के बीच में ये इम्पैक्ट जा सकता है, वो उतना सोच रहा है, वो उस लेवल पे काम कर रहा है, तो बोल सकते हैं कि कलाकार अपने दायरे से निकल के आगे की चीज़ सोच रहा है कि लोगों को वैल्यू ऐड हो सके। बहुत मैटर करता है वो। एक गुड आर्टिस्ट और ग्रेट आर्टिस्ट के बीच में ये फ़र्क होता है कि वो कितना इम्पैक्ट जनरेट इम्पैक्ट कर पा रहा है सामने वाले के। 100%। ओके, कोई ऐसा कमर्शियल वर्क या ऐसा चीज़ जो आपके आर्ट फॉर्म या कोई ऐसा आपका आर्ट पीस जो आपके बहुत करीब हो?
एक पेंटिंग मैंने बनाई थी वो थोड़ा सा डिफरेंट मैंने बनाया था। एक बार एक ऑनलाइन कोई कंपटीशन था तो मैंने उसके लिए बनाया था। वो था स्टोरी ऑफ ए प्रोस्टिट्यूट। मैंने बोला कि यार ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा सा टैबू टाइप का टॉपिक है, इसको लेते हैं और इसमें थोड़ा सा क्रिएटिव वे में काम करते हैं, मतलब कोई रेफरेंस नहीं, प्रॉपर अपने से सोच के स्केच करके डिज़ाइन करके बनाना। तो वो एक पेंटिंग है जो मेरे को अभी भी याद आती है कि हाँ ये एक पेंटिंग बनाई थी मैंने, कि वो चीज़ सिलेक्ट भी हुई थी, वो सेकंड राउंड मतलब सिल्वर मेडल ऐसा कुछ मिला था उसमें, लेकिन वो याद है मेरे को वो पेंटिंग, क्योंकि उसको बनाते समय मैं बहुत सारे मैंने लाइंस लिखी थी कि ये टॉपिक में ऐसा, इसमें ये इमोशन जाना चाहिए या ये रीज़न हो रहा है इस पेंटिंग का, तो वो याद रह गया इसीलिए। सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट क्या कहते हैं, हर आर्ट या हर पेंटिंग के पीछे मतलब एक स्टोरी होती है। स्टोरी देखो, स्टोरी होती नहीं है, लेकिन जब आप पेंटिंग सेल करो तो स्टोरी होनी ज़रूरी है कमर्शियल। मतलब अगर मैं मान लो कोई आर्ट फॉर्म में स्टोरी होती नहीं है, जैसे कि मान लो एक इंसान सॉन्ग लिख रहा है या एक इंसान डांस फॉर्म पे अच्छा है, कोई पेंटिंग में अच्छा है, तो वो अपने क्राफ्ट में अच्छा है, उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें स्टोरी क्या होगी, इमोशन क्या होगा, वो सब बोलने के लिए अच्छा लगता है। लेकिन आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि आपको बस वो काम करने में मज़ा आ रहा है। जहाँ पे आप सोचना शुरू कर दें कि इसमें स्टोरी होनी चाहिए, इमोशन होना चाहिए, तो आप अपने क्राफ्ट से दूर हो जाओगे। आप इन्वॉल्व हो उसमें तो आप उसमें स्टोरी मैसेज कुछ नहीं देख रहे हो। हाँ, दूसरे को अपना इमोशन जब हम लोग व्यक्त करते हैं तब बता सकते हैं कि हाँ मेरी ये कहानी है या मेरा ये रीज़न है इसको करने का, या मैं इस वे में इसलिए इस चीज़ को करना चाहता हूँ। लेकिन जब वो उस आर्ट फॉर्म को कर रहे होते हैं तब उनका माइंड ब्लैंक रहता है, पूरा फोकस आर्ट फॉर्म के अंदर रहता है। लेकिन अगर मैं उसी आर्ट फॉर्म के अंदर चीज़ें डेवलप कर रहा हूँ कि मैं मान लो पोर्ट्रेट्स के वर्क्स बनाता हूँ और उसमें मुझे कुछ और चीज़ें एलिमेंट्स ऐड करनी है, तो वो एलिमेंट्स मैं रैंडमली ऐड नहीं करूँगा, उसके पीछे मेरे कुछ थॉट्स होंगे कि मैं नॉर्मल पेंटिंग बना रहा था आज तक, ये आर्टवर्क मेरा अच्छा है, स्किल मेरी अच्छी है, क्यों ना मैं अपना कुछ अलग वे में इसको प्रेजेंट करूँ ताकि लोग मुझे जान सके कि ये लड़का, ये इंसान ऐसा वर्क बनाता है। तो मैं वहाँ पे सोचना शुरू करूँगा कि मैं कुछ एलिमेंट ऐड कर दूँ, यहाँ पे एक बतख बना दूँ, यहाँ पे एक सूरज की किरणें दिखा दूँ, हर जगह सेम टाइप का फीलिंग दूँ। तो उसके पीछे मेरे कुछ थॉट्स आने शुरू होंगे कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं पोर्ट्रेट हर बार जब पोर्ट्रेट बनाता हूँ तो क्यों उसकी आंखों से एक पेड़ निकल रहा है, ये मैं क्यों हर बार दिखाता हूँ, क्योंकि उसका ये रीज़न है कि हाँ ये चीज़ है, मैं पेड़ के बारे में ऐसा सोचता हूँ, मैं नेचर के बारे में ऐसा सोचता हूँ। क्योंकि कल के डेट में कोई पूछेगा तो मुझे ज़रूरी पता होना कि किस रीज़न से मैंने ये चीज़ ऐड करी, और वो चीज़ कमर्शियल पर्पज़ से बहुत इस्तेमाल आती है। तो पहले आर्ट आता है फिर स्टोरी आती है। 100% आर्ट का फॉर्म, क्राफ्ट आपका अच्छा है तब जाके आप उसमें एडिशन करोगे। सबसे पैराडॉक्सिकल क्वेश्चन, और मेरे को हमेशा एक किसी आर्टिस्ट से पूछना था कि आर्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आर्टिस्ट? मेरा पर्सपेक्टिव है आर्टिस्ट। बहुत लोग इस चीज़ को इसका ऑपोजिट बोलेंगे कि आर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मेरे लिए आर्टिस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आर्टिस्ट नहीं है आर्ट फॉर्म को, या जब तक कोई इंसान नहीं है आर्ट को अप्रिशिएट करने वाला कोई नहीं है। आर्ट अप्रिशिएट होती है तभी वो आर्ट है। एक इंसान ने कभी गलती से सुरीला गाना गा दिया, 4 लोगों को पसंद आया, 4 लोगों को पसंद आया तभी वो गाना आगे बढ़ा। आर्टिस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक सामने वाला नहीं है आप कैसे ये प्रूव करोगे कि ये आर्ट फॉर्म अच्छा है कि बुरा है, कि एक्चुअल में आर्ट फॉर्म है भी कि नहीं। मैं अगर कोई आर्टवर्क बना रहा हूँ, मैं कोई गाना गा रहा हूँ, मैं कोई डांस कर रहा हूँ, मैं कोई पेंटिंग बना रहा हूँ, तो अगर उससे किसी और की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट नहीं जा रहा, इम्पैक्ट आ रहा है, हाँ, तो वो आर्ट फॉर्म का होना या ना होना एग्जिस्ट ही नहीं करता फिर वो। हर आर्ट फॉर्म या हर आर्ट पीस किसी की लाइफ में इम्पैक्ट लाने के लिए ज़रूरी बनता है, या मतलब खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए बनता है, इम्पैक्ट बाद में आता है? सेटिस्फेक्शन तो खुद का रहता है, बट हर आर्टिस्ट ये चाहता है कि उसके काम को अप्रिशिएट करने वाला कोई हो। एक आर्टिस्ट मतलब कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बॉटम लाइन जो फीलिंग रही है किसी भी आर्टिस्ट के अंदर, कि मुझे मेरे काम के लिए लोग जाने या लोग मुझे रेस्पेक्ट करें इस चीज़ के लिए। इसलिए आर्टिस्ट चाहता है उस चीज़ को प्रेजेंट करना कहीं भी। कोई सिंगिंग में कोई गाना गा रहा है तो वो देखता नहीं है कि मैं स्टेज पे गाऊं कि रास्ते पे गाऊं। उसको अगर 4 लोग अप्रिशिएट करने वाले हैं, उसके घर में 4 लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो उसको वहाँ से सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो वर्थ इट है। मतलब ये है कि मेनली इंसान अपने काम के लिए जाना चाहता है, जाना चाहता है। 100%। और वो हर आर्टिस्ट के साथ है, हर आर्टिस्ट के साथ। हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री में हम ये सोचते हैं कि अरे वैन गॉग की पेंटिंग थी, उन्होंने तो कभी पेंटिंग सेल नहीं करी, उन्होंने तो कभी पेंटिंग के लिए अप्रिशिएशन नहीं मांगा। बट अगर प्रॉपरली आप उनके बारे में देखोगे
तब आप जानोगे कि क्योंकि उनको अप्रिशिएशन नहीं मिलता था इसलिए वो डिप्रेस्ड होना शुरू हुए थे। अगर उनको एनफ अप्रिशिएशन मिलता, इसके ऊपर एक सीरीज़ आई थी, वहाँ पे एक एपिसोड था, एक एपिसोड था जहाँ पे ये रहता है कि जो एक्टर है, जो मेन हीरो है, वो पास्ट में जाता है और वैन गॉग को लेके आता है, वैन गॉग को दिखाता है। हाँ, तो वो जो फीलिंग था कि वो इतना खुश फील करता है कि लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग मेरे काम की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, वो हर आर्टिस्ट चाहता है। बट कुछ लोग कहते हैं कि अगर आर्टिस्ट एक मीडियम है और क्या कहते हैं, आर्ट तो एग्जिस्ट कर पहले भी करती थी, बाद में भी करेगी, अगर उस आर्टिस्ट ने वो नहीं करा तो मे बी कोई और कर सकता है। तो इसके बारे में क्या पर्सपेक्टिव तो है? कोई और कौन करेगा? जो भी करेगा उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई तो चाहिए होगा, आखिर में इंसान तो लगेंगे उस चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए। तो एक आर्ट फॉर्म को मतलब वैन गॉग, जैसे वैन गॉग का जैसा आपने बात करी, तो ये ज़्यादा बुरा नहीं है कि एक आर्टिस्ट को उसके मरने के बाद जाना जा रहा है, जीते जी उसको उतना वो नहीं मिला, अप्रिशिएशन नहीं मिली, या उतना एक तारीफ़ नहीं हुई उसके काम की। इमोशनली सोचोगे तो ये चीज़ बुरी फील होगी, बट लॉजिकली सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब एक आर्टिस्ट मर जाता है और उसने बहुत प्रोमिनेंट काम किया हुआ है, प्रॉपर काम किया हुआ है, तो क्या होता है कि क्योंकि अब सप्लाई नहीं है उसके काम की, लिमिटेड काम है, तब जाके उसकी डिमांड इतनी हाई बन पाती है। तो सब ये सच्चाई है, क्योंकि उसने वो काम अब दोबारा और नहीं बन सकता। हाँ, और ये हर फील्ड, हर चीज़ के साथ है, पेट्रोल के साथ भी है, सोने के साथ भी है, ठीक है, डायमंड, जो भी मतलब चीज़ लिमिटेड है ना धरती पे, उसकी सप्लाई जितनी कम होगी उतना डिमांड उसका बढ़ाया जा सकता है। और डिमांड बढ़ाने का जो काम करते हैं वो ऑक्शन हाउस, गैलरीज, ये सारी चीज़ें ये लोग मिल के करते हैं। कोई ऐसा आर्टिस्ट होगा या कोई ऐसा आर्ट पीस जो आपको पर्सनली बहुत इंस्पायर करता हो? मतलब पुराने ज़माने के जो ओल्ड मास्टर्स हैं उनमें हाँ, ऐसे तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। शुरू में बचपन में तो हम सिर्फ मोनालिसा की पेंटिंग सुनते थे, उस समय में बहुत सारे आर्टिस्ट के वर्क दिखता था, जैसे डविंची के वर्क्स हो गए, रेम्ब्रांड के वर्क्स हो गए। धीरे धीरे और आर्टिस्ट के बारे में जाना तो वैन गॉग का वर्क उस समय बहुत ज़्यादा एक इंस्पायरिंग था, क्योंकि वैन गॉग की जो स्टोरी रही है या जिस तरीके से उन्होंने अपने पेन में काम किया, वो सब चीज़ सुन के एक बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट फील होता है। तो वैन गॉग के वर्क्स हो गए। उसके बाद जब मैं आर्ट को टेक्निकली सीखना शुरू किया कि हाँ ड्राइंग, वैल्यूज़, ये सब, तो उस समय जो सबसे प्रोमिनेंट नाम हम सुनते थे जॉन सिंगर सार्जेंट का, उसके बाद जॉन कॉन्स्टेबल, JMW टर्नर, ऐसे करके बहुत सारे आर्टिस्ट रहे हैं जिनका काम, और क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उस तरफ ज़्यादा रहा है जो पुराने ज़माने में जो रियलिज़म के ऊपर ज़्यादा काम करते थे। फिर धीरे धीरे जब मैंने थोड़े से दूसरे आर्ट फॉर्म को देखा तो पिकासो का वर्क मुझे बहुत इंस्पायरिंग करता था। पिकासो का वर्क से ज़्यादा पिकासो की पर्सनालिटी मैटर करती थी, क्योंकि पिकासो का एक सीरीज़ आया था नेशनल जियोग्राफी पे, जीनियस नाम से। जीनियस की एक सीरीज़ चलती थी, पहला सीज़न मेरे ख्याल से एल्बर्ट आइंस्टाइन का आया था, उसके बाद पिकासो का आया था। तो वो सीरीज़ में प्रॉपर देखता था तो मुझे फील होता था कि यार किस तरीके से सोचते थे, क्या इनका थॉट था, वो सब चीज़, तो वो सुन के अच्छा फील होता था। मुझे एक चीज़ डिस्क्राइब करिएगा कि आर्टिस्ट के आर्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहीं उसका पेन तो नहीं होता? क्योंकि सॉरी फॉर बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम मी, क्योंकि मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं पता। मैं भी एक दो क्या कहते हैं गैलरीज में गया हूँ, कुछ आर्ट फॉर्म होते हैं जो देख के लगता है कि भाई ये क्या है, क्योंकि मुझे उतनी नॉलेज नहीं है। तो मैं एज अ नॉर्मल पर्सन के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि भाई ये क्या बना रखा है, कितना बढ़िया बना रखा है। वहीं कुछ आर्ट पीस होते हैं जो मुझे समझ में नहीं आते, या फिर बहुत एब्स्ट्रैक्ट से अजीब से होते हैं, बट वो बहुत वेल नोन होते हैं। तो मेरे को ये जानना है कि आर्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो बनाया है, या उस आर्टिस्ट की वजह से कि उसने उस पेन में, उस एग्नी में वो बना रखा है, इसलिए वो आर्ट इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई है? आर्ट में वही जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आर्ट में जब हम गैलरी की जैसा बात कर रहे हो या एग्जीबिशन की बात कर रहे हो, जब आर्ट बिकता है, हाँ, तो आर्ट नहीं बिकता है, आर्टिस्ट ही बिकता है। आर्ट सेल नहीं होता, आर्टिस्ट सेल होता है। हाँ, हाँ, अब वो आर्टिस्ट सेल कैसे होगा? क्योंकि देखो क्या होता है ना, इसको सिंपल समझते हैं इस एंगल से जी, कि हर सेगमेंट में एक कम्युनिटी बनती है। जी, जी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी एक टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा लाउड हूँ कि मैं सोचता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, मैं अपने विचार बार बार रख रहा हूँ। हाँ, अब वो विचार मैं अकेला फील नहीं करता हूँ, बहुत लोग फील करते हैं। अब उस विचार से लोग जुड़ते हैं,
और ये चीज़ पेंट सिर्फ आर्ट में नहीं है, ये हर सेगमेंट में, हर सेगमेंट में, हर एक इंडस्ट्री में, जहाँ पे कोई पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल एक टाइम था जब आर्टिस्ट बोलते थे कि रियलिस्टिक आर्ट वर्क है तो मतलब वो अच्छा आर्ट वर्क है। तो एक आर्टिस्ट ने सोचा यार ऐसा क्यों, नहीं मैं नहीं मानता इस बात को, उसने बोला मैं नहीं मानता, बोला मैं तो ऐसे बनाऊंगा और मैं ये फील करता हूँ। पहले आर्टिस्ट बोलते थे कि इस पेंटिंग में डेप्थ दिखनी चाहिए, कि आपका कैनवस है, ओके वो तो 2D है, सिंपल सरफेस है, लेकिन हम देख रहे हैं तो फील हो रहा है कि सामने नदी है, पीछे पहाड़ है, पीछे आसमान है, तो वो डेप्थ फील हो रहा है। तो किसी आर्टिस्ट ने बोला कि नहीं हमें ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, हम चाहते हैं कि वो 2D हो तो 2D दिखे। तो उन्होंने वो वाला विचारधारा के साथ आर्ट वर्क करना शुरू किया। अब सेम विचार जो बहुत लोग मानते थे, उन्होंने उस चीज़ को वैल्यू देना शुरू किया कि हम भी यही मानते हैं, और हमें अब इंसान मिल चुका है, हमें एक लीडर मिल चुका है जो इस चीज़ को मानता है, तो वो एक कम्युनिटी बनती है। हाँ, तो हम उसको फॉलो करेंगे। तो उस तरीके से हर एक चीज़ में कम्युनिटी बनती है। जैसे अभी हम लोग जैसे पोकेमोन कार्ड्स, अब हर किसी को नहीं पता, हम अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे देखो पोकेमोन कार्ड, तो बोलेंगे क्या फालतू है, लेकिन जो पोकेमोन का लवर है वो समझेगा कि नहीं नहीं इसको मुझे संभाल के रखना है, ऐसे रखना है, वैसे रखना है। ओके, नाइकी के जो लिमिटेड एडिशन शूज़ आते हैं, हम लोग किसी नॉर्मल इंसान को दिखाएंगे, बोलेंगे इसमें क्या फ़र्क है, ऐसी तो है, लेकिन जो उसके ट्रू फैंस हैं, जो कम्युनिटी बनी है, वो बोलेंगे नहीं इसकी वैल्यू हम समझते हैं। तो हर चीज़ में कम्युनिटी है। तो वैसे ही आर्ट में भी जब हमारी हिस्ट्री आगे बढ़ रही थी तो बहुत सारे आर्टिस्ट हर एक कुछ टाइम के बाद अपना थॉट रखते थे कि नहीं मुझे तो ये चीज़ में ज़्यादा मैं समझता हूँ। एक ये सेगमेंट है। दूसरा एक चीज़ जो मैं थोड़ा सा डिफरेंट मेरे को फील होता है, क्या होता है कि जब कोई पेंटिंग महंगी सेल होती है, ठीक है, इसको उस नज़र से समझना, जो एक सामने वाला करोड़पति अरबपति सामने वाला एक आदमी है जो पेंटिंग खरीदने वाला है, ठीक है। नॉर्मली ये सारी बातें हम लोग पब्लिकली बोलेंगे तो आम जनता नहीं समझेगी, लेकिन इसको उसके नज़र से समझते हैं। हम लोग जब छोटे थे और एक बिजनेसमैन फ़्लाइट लेके जाता था, तो हमें लगता था यार ट्रेन का 200 रुपये लग रहा है, ये फ़्लाइट में 15,000 रुपये ये पर्सनल अपना उसमें क्यों जा रहा है, ये पागल है क्या ये? तो हम लोग सोचते थे वो पागल है। धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, वो जो जा रहा है उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। उसका टाइम बच रहा है, वो टाइम में उससे ज़्यादा वो अर्निंग कर लेगा। ये सब हम बाद में माइंड खुला तो समझ, हाँ बात तो सही है यार। और जैसे जैसे हम लोग भी अपने ज़िंदगी में थोड़ा सा भी हम लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, तो ये चीज़ हम हर कोई करता है। आप पहले जैसे हम लोग गैलरी जाते थे तो देखते थे गूगल मैप में कि गैलरी कितनी दूर है, उसमें लिखा था 5.5 किलोमीटर। ठीक है भाई, पैदल चलो। पैदल चल रहे हैं, पूरे पसीने में लथपथ पैदल पहुंच रहे हैं। 20 रुपया कौन दे ऑटो वाला को? अब नहीं हो सकता। अब ऐसा लगता है यार जल्दी पहुंचो, काम खत्म करो, फिर ये काम है उसको करना है। टाइमिंग की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है, और उस टाइमिंग को हम समझ पा रहे हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। सेम चीज़, ये जो माइंडसेट है, ये जो मानसिकता बदली, ये मानसिकता जो भी करोड़पति होते हैं, जो बिलियनर्स होते हैं, उनकी मानसिकता बहुत अलग है, बहुत अलग है। हम लोग कई बार सुनते हैं कि नहीं यार ये तो ब्लैक मनी के लिए वो सब पेंटिंग सेल हो रही है, वो सब चीज़, लेकिन हम लोग बस उसी चीज़ को पकड़ लेते हैं क्योंकि बाकी चीज़ें हम समझते नहीं हैं। जब कोई पर्सन पेंटिंग में इन्वेस्ट करता है तो वो चाहता है कि मैं अलग लगूं बाकी सबसे, और मुझे ये फील हो कि मेरे पास ये चीज़ जो है वो सबके पास नहीं हो सकती। जब कोई बिलियनर कोई सामान खरीदता है तो बस इसलिए नहीं खरीदता कि सामान मेरे काम आए, वो अपना एक स्टेटस सिंबल की तरह खरीदता है कि ये जो चीज़ मेरे पास है इसको मैं शो ऑफ कर सकूं कि बाकी लोग इस चीज़ को चाह के भी नहीं ले सकते क्योंकि लिमिटेड पीस है। तो जब वो उसमें उतना पैसा डाल देते हैं, उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। तो इसके पीछे उनकी मानसिकता है एक। वहाँ पे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि पेंटिंग अच्छी है कि बुरी है। वहाँ पे बेस्ट पॉइंट ये है कि आर्टिस्ट ने अपने आप को इतना प्रेजेंट कर लिया, अब आर्टिस्ट ने अपने आप को इतना उस लेवल पे उन्होंने अपने आप को शोकेस कर लिया कि उस तरीके का नेटवर्किंग इनको मिल गया, तो वो एक स्टेटस सिंबल भी बन जाता है, सिंबल बनता है। और वहाँ पे बहुत चीज़ें आती हैं। हम लोग किसी को देखते हैं तो हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अरे यार ये एक्टर ना ठीक ठाक एक्टर है, लेकिन इसको इतनी बड़ी मूवी कैसे मिल गई। हम लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि नहीं यार ठीक ठाक, उतना भी खास नहीं है, ये है वो है। हम लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि यार बात सिर्फ एक्टिंग की नहीं थी, बात ये भी थी कि वो राइट टाइम पे स्ट्रगल करने वहाँ पहुँच गया, उसने एनफ टाइम तक एफर्ट्स डाले, बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस मिले तब उसको ये चीज़ अवेलेबल हुई। तो बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं।
तो जब कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट या कुछ इस तरीके का आर्ट जब कोई सेल हो जाता है तो हम लोग उसके पीछे की कहानी नहीं समझते कि उस आर्टिस्ट का जो स्ट्रगलिंग टाइम था उसमें उन्होंने कैसे नेटवर्क्स बनाए, कैसे वो कनेक्शंस बनाए, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया, किस तरीके से अपने काम को इस तरीके से शोकेस किया कि सामने वाले के अंदर वो फीलिंग शेयर कर सके कि इनका काम यूनिक क्यों है। तो बहुत चीज़ें होती हैं। हाँ, तो आपका उसके बारे में क्या ओपिनियन है मॉडर्न आर्ट के बारे में? मॉडर्न आर्ट देखो, मॉडर्न आर्ट तो एक फेज था, अभी जो आर्टवर्क्स बनते हैं उसको कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट बोलते हैं, लेकिन मॉडर्न आर्ट में भी वही सेम थॉट प्रोसेस था कि सब। सॉरी फॉर इंटरप्शन बट मॉडर्न आर्ट मतलब मेरे को नहीं पता मैं फिर से बोलूँ, मुझे नहीं पता, बट मॉडर्न आर्ट शायद मे बी वो है कि मतलब अजीब सी चीज़ें होती है उसमें कि पेंट लेके ऐसे फेंक दे रहे हैं, वो आर्ट टाइप का मुझे समझ में नहीं आता वो। वही जो मैं ये सब पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ना कि वो ये सब चीज़ कर रहे हैं। अब उसमें डिपेंड करता है, देखो वहाँ पे हम ये बोल सकते हैं, वही जो मैंने आपको कम्युनिटी वाली चीज़ बोली कि ये जूते तो नॉर्मल है लेकिन इसको खास क्यों लग रहे हैं। उसने पेंट फेंक दिया या कुछ भी कर दिया, हमें ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज़ तो कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है लेकिन कोई करता नहीं है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा जो कर रहा है वो उस चीज़ को एनफ इतना कर रहा है कि उसके अराउंड उसकी कम्युनिटी बन सके, उसके अराउंड जो चीज़ उस चीज़ में बिलीव करते हैं उसके साथ वो कनेक्ट हो सकें। क्योंकि देखो हर चीज़ बिलीव के ऊपर है। हम लोग गोल्ड खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। गोल्ड एक्चुअल में क्या काम है गोल्ड का? इन्वेस्टमेंट ही हुई वो, लेकिन एक्चुअल में क्या काम है? ना उसको हम खा सकते ना पहन सकते, उसकी एक्चुअल वर्थ क्या है? स्टेटस बोलो या इन्वेस्टमेंट के लिए हम लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि इसकी वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल में उसका काम क्या है? वो गोल्ड सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग मानते हैं कि ये काम क्या है। जिस दिन अगर पूरी धरती में सारे लोग एक साथ बोलें कि नहीं गोल्ड कुछ काम का नहीं है, उस दिन गोल्ड और एक पत्थर में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो इसे बिलीव के ऊपर है कि आप किस चीज़ पे कितना बिलीव करते हो। और वो चीज़ क्योंकि उतने समय से चल रही है कि पुराने ज़माने पे राजा महाराजा गोल्ड पहनते थे तो वैल्यू दिखाने के लिए, वो सब चीज़ बहुत टाइम से वो रूटेड है सबके दिमाग में। तो वो एक बेंचमार्क बन गया कि हाँ ये एक बहुत ही प्रेशियस सब्सटेंस है जो हमें लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। एक्चुअल में क्या काम है उसका? लेकिन अब समझ में आ रहा है, मतलब वो एक टाइप की कम्युनिटी की वजह से वो मॉडर्न आर्ट चल। बिलीफ है वो कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, मैं इसके थॉट समझ। और डिजिटल आर्ट तो देखो वो थोड़ा सा कमर्शियल के अंदर आ जाता है, क्योंकि डिजिटली जब हम आर्टवर्क्स बनाते हैं उसके अंदर बल्कि मेरे को ऐसा फील होता है कि डिजिटल आर्ट को ज़्यादा खतरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल आर्टिस्ट। ऐसा मुझे फील होता है। वो इसलिए क्योंकि ट्रेडिशनल आर्ट है ही क्योंकि उसमें ह्यूमन एलिमेंट है, इसलिए वहाँ पे आर्टिस्ट का नाम बढ़ना ज़रूरी है। लेकिन डिजिटल आर्ट में जब डिजिटली वर्क्स बनते हैं तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी वर्क डिजिटली बन रहा है, तो वहाँ पे ज़्यादा मेरे को ऐसा फील होता है कि खतरा है। हालांकि डिजिटली जो काम होते हैं वो डिज़ाइनिंग पर्पस में, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई लोगो बनाना है या फिर मुझे कोई एक डिज़ाइन बनाना है जो किसी कंपनी के एडवर्टीजमेंट में लगने वाला है, तो वो कमर्शियल एस्पेक्ट से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वहाँ पे मैं वो बना रहा हूँ जो सामने वाले को चाहिए, क्योंकि फास्ट है, क्विक है, वो सारी चीज़ें। हाँ। सो अगर मैं पूछूँ आपसे, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मतलब आने वाले 5 साल का कुछ ऐसा प्लान है? मेरे 2-3 चीज़ें हैं शुभम, जो मैं कुछ टाइम से लेके चल रहा हूँ। पहले तो मैं 10 चीज़ें कर रहा था, मतलब 2018, 19, 20 तक कि मैं कमीशन वर्क भी कर रहा था, पेंटिंग को सेल करने पे भी दिमाग लगा रहा था, एकेडमी भी रन कर रहा था, ठीक है, एग्जीबिशंस भी जाता था। अभी मेरा बहुत ही सॉर्टेड है, मेरा बस इतना काम अभी फोकस हूँ मैं कि हम लोग अभी सबसे मेनली अब प्रॉपर एजुकेशन की फील्ड में आ गए हैं। तो अब जो भी कमीशन वर्क्स आते हैं मेरे पास, एक तो मैं उनको मना कर देता हूँ। मुझे फोकस करना है कि मैं एजुकेशन पे फोकस करूँ, क्योंकि एजुकेशन पे फोकस करने से बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मिला है और वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी भी फील होती है। जी। तो मेरा ये फोकस है कि जो ड्राइंग फंडामेंटल जो एजुकेशन है, ड्राइंग की स्किल्स को डेवलप करना, वो मैं जितने लोगों तक पहुँचा सकूँ पहुँचाऊँ जो आर्ट में सीरियस हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गैप है। अगर एज एन एंटरप्रेन्योर इस चीज़ को देखें कि ये बहुत बड़ा गैप है मार्केट के अंदर, जो लोग इसको फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे पास मान लो एक हाउसवाइफ आती हैं, वो बोलते हैं कि सर ऐसा ऐसा बात है, मैं 10 साल से आर्ट में काम कर रही हूँ बट मुझे ग्रोथ नहीं दिख रही, ठीक है। अब वो अपना हाउसवाइफ है, वो अपना घर का काम छोड़ के कहीं पे प्रॉपर 4 लाख 10 लाख रुपए लगा के प्रॉपर ट्रेनिंग लेने नहीं जा सकती। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग सेगमेंट्स हैं जहाँ पे उनको आर्ट एजुकेशन स्किल्स पे काम करना है, बट उनके पास सुविधा नहीं है या उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है।
तो मेरा सिंपल सा गोल है कि मैं मैक्सिमम लोगों को आर्ट की एजुकेशन जो कोर ड्राइंग की एजुकेशन है मैं वो दे सकूं। क्योंकि जब मैं भी काम कर रहा था तो वो मेरा स्ट्रगलिंग फेज़ में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी में आती थी। कभी इंटरनेशनली जाके समझ रहा हूँ, कभी किसी का ऑनलाइन प्रोग्राम देख रहा हूँ, कभी ऑफलाइन सीख रहा हूँ, तो हर जगह एक कॉम्प्लिकेशन रहता था कि मैं किस पे काम करूँ। तो जब हमने वो चीज़ एक देख लिया कि हाँ ये सॉल्यूशन है, ये देते हैं सबको, ठीक है, तो एक तो वो। सेकेंडली जिसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं, जितने भी आर्ट के टीचर्स हैं उनके बिजनेस को ग्रो करने में हम हेल्प कर सकें। अभी लास्ट वीक, हाँ लास्ट वीक हमारे साथ 4 लेडीज़ थी, मतलब उनके साथ मेरा 1-to-1 सेशन हुआ था। वो चारों अलग अलग शहर में, एक कर्नाटक की थी, एक महाराष्ट्र की थी, एक दिल्ली तरफ की थी। वो सब अपनी आर्ट की क्लास रन कर रही हैं। महीने का 40 से 50 हज़ार वो अर्निंग करती हैं। ओके, उन्होंने मेरे साथ अपनी पूरी जर्नी शेयर करी कि वो कैसे प्रॉपरली सीखी, कैसे कैसे उनके घर वाले पहले सपोर्ट नहीं करते थे, अब कैसे वो खुद से अर्निंग कर रही हैं तो कितना उनको अच्छा फील होता है, या घर वाले कितना उनको पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन फील होता है। पहला तो ये कि जितने भी आर्ट के टीचर्स हैं, अगर मैं उनको हेल्प कर सका उनके बिज़नेस को थोड़ा ग्रो करने में, क्योंकि मैं भी आर्ट टीचिंग बैकग्राउंड में कई साल से रहा हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ ये प्रॉब्लम होती है आर्ट टीचिंग में। तो मैं अगर उनको उस चीज़ में हेल्प कर सकूं तो कुछ चीज़ें होंगी। पहला तो ये कि उनकी क्लास अगर ग्रो होती है तो मैं एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकूंगा सोसाइटी के अंदर। मैं सिर्फ सामने वाले को आर्ट नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सामने वाले को उसकी लाइफ में प्रोफेशनली काम कर पाना, या उसको अपने पैर पे खड़ा होने का मौका मिले, या उसका कॉन्फिडेंस आए कि मैं खुद से कुछ अर्निंग कर रही हूँ, वो सब एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है। सेकेंडली आर्ट की फील्ड में जब अच्छे आर्ट के टीचर्स बढ़ते हैं, मान लो मैं तो चलो प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो बनना चाहते हैं मैं सिर्फ उनके साथ अभी वर्क कर रहा हूँ, लेकिन हमारे देश में करोड़ों बच्चे हैं, करोड़ों, जिनको बचपन में ड्राइंग पेंटिंग सीखना चाहिए। क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि वो ड्राइंग पेंटिंग से उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट, उनका क्रिएटिविटी, उनका इमेजिनेशन पावर, वो सब चीज़ डेवलप होता है जो फ्यूचर में काम आता है। समय के साथ बच्चों का मोबाइल पे कंजप्शन बढ़ रहा है, प्रॉब्लम, वो सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है कि जितने भी आर्ट के फॉर्म हैं वो बच्चों तक पहुँचें, वो तभी पॉसिबल होंगे जब अच्छे आर्ट के टीचर्स होंगे जो ये बता सकें कि ये चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं, और उनके पेरेंट्स को ये बात पहुंच सके, पता चल सके। तो मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैं आर्ट के टीचर्स को सपोर्ट कर पाया तो अल्टीमेटली ओवरऑल हमारी पूरी कंट्री का इम्पैक्ट बढ़ेगा, कि आर्ट की अवेयरनेस बढ़ेगी। क्योंकि वो अपने शहर में अपनी आर्ट क्लास ग्रो कर रही है, लेकिन उनके वजह से 25 बच्चे और हैं जिनको ये चीज़ पता चल रही है। तो ये मेरा गोल है मेन। हाँ, वैसे बहुत बढ़िया प्लान है, मतलब कि आर्ट एज अ सेक्टर को पूरा ग्रो करना है 100%। तो मेरा एक और, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको ये पूछना था, और मेरा ये पता नहीं, मुझे ऐसा पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा आपने खुद बताया कि फॉरेन के आर्टिस्ट जो लोग हैं उनका माइंडसेट, उनका पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है कंपैरेटिवली इंडिया के। ऐसा क्यों है कि फॉरेन के आर्टिस्ट लोग पेन को एज अ पेन लेते हैं, उसको ग्लोरी की तरह लेते हैं, और इंडियन आर्टिस्ट पेन को एज अ डिप्रेशन ले लेते हैं कि यही है भाई, इससे ऊपर नहीं हो पा रहा है? इसके पीछे तो देखो, हर पीढ़ी के ऊपर जो पेरेंट्स अपने बच्चों पे जिस तरीके से पास ऑन करेंगे इन्फॉर्मेशन, वो डिसाइड करेगा कि आने वाली जनरेशन कैसी होगी। तो वहाँ पे फिर पेरेंटिंग का रोल एक बहुत बड़ा रहता है। हमारे केस में, हमारे पूरे सिस्टम में जैसी चीज़ें पास ऑन हो रही हैं वैसी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। हमारे दादा परदादा ने अपने बेटे को वही सिखाया कि नहीं इस पे फोकस करो, तो उनको वही समझ में आया, फिर वो आगे वही सिखा रहे हैं कि इस पे फोकस करो, पढ़ाई पे, इस पे काम करो, और कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। ऐसे कर करके एक लिमिटेड सोच बन गई, और फेल होना ये सब चीज़ यहाँ पे उतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता कि आप फेल हो जाओ, क्योंकि बचपन से बच्चा को ये प्रेशर दे देते हैं कि सामने वाला के हिसाब से काम चलाओ, वो ग्रो कर रहा है तो तू भी ग्रो कर, वो आगे बढ़ गया तो तू आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। कंपैरिजन मेरे को सबसे वर्स्ट चीज़ लगती है, ये कंपैरिजन। और ये चीज़ सबसे वर्स्ट तब होती है जब पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी और से कंपेयर कर दें जो घर में ही हो। हाँ, तो ये सबसे वर्स्ट चीज़ है, क्योंकि कंपैरिजन जब हो जाता है तो बच्चा अपने एक्सप्लोर क्या करे, उसको हर समय ये प्रेशर होता है कि मैं इससे अगर कम रहा तो मुझे घर में सुनाएंगे। तो ये जो माहौल है, ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। और इंटरनेशनली बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज़ में, जैसे यूएस वगैरह में मार्केट जो है, वहाँ पे जो एक शुरू से जो एक फ़्लो बनता है कि बच्चे इतने बड़े हो गए, उनको खुद का भी काम करना चाहिए, उनको कोई छोटा काम बड़ा काम ये सोच के काम नहीं करना चाहिए, जो भी काम उनको मिल रहा है वैसे करना चाहिए। तो वहाँ पे शुरू से वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं कि हाँ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम चीज़ों पे अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, फेल होने का कोई डर नहीं है। तो वो मेंटल
फेज, वो जो मेंटालिटी है वो शुरू से build होता है। शुरू से बिल्डअप होती है, वो ज़रूरी है। ये मुझे बहुत स्टार्टिंग में पूछ लेना चाहिए था, बट मैं समझ में नहीं आ रहा था कैसे पूछूं। ये जो आपके पीछे पेंटिंग है वो आपने बनाई है? हाँ, ये 2018 की पेंटिंग है ये। काफ़ी अच्छी। मुझे एक और चीज़ जाननी थी कि एक आर्टिस्ट बनता कैसे है? मतलब बहुत एब्स्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, बट आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब वो डिपेंड करता है आप किस वे में पूछना चाहते हो, या तो वो प्रोफेशनली जा रहा है। उसका माइंडसेट उसको आर्टिस्ट बनाता है या उसका टैलेंट? टैलेंट तो ऐसा है कि मेरे को जहाँ तक फील होता है कि हर किसी के अंदर कुछ अलग एबिलिटी रहती है। हाँ हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये टैलेंटेड था इसलिए शुरू से इसका अच्छा कर लिया ये। और आर्टिस्ट वर्ड अपने आप में बहुत एक बड़ा वर्ड है कि वो शुरू से कोई भी सोच के नहीं चलता है कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा या लोग मेरे को आर्टिस्ट बोलेंगे या ऐसा कुछ। वो बस ऐसा रहता है कि उसको किसी काम से प्यार रहता है, वो उस काम को एनफ टाइम रिपीट करता है, रिपीट करते समय सीखता रहता है। जब बेटर होने लगता है तो उसको समझ में आता है कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ। फिर जब वो 4 लोगों के बीच में जाता है तो समझ में आता है कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ। फिर वो और बेटर करता है तो उसको फिर और बेटर करता है। बेटर करते 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 वो उसी में डूबा रहता है। तो उसको ये फील होता है कि नहीं यार मैं अच्छा कर सकता हूँ, या मुझे गलतियाँ दिख रही हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं किस लेवल पे हूँ। अपने आप को अवेयर रहता है वो। तो बेसिकली वो अपने स्किल्स जो भी उसका क्राफ्ट है वो उसमें अच्छा होना चाह रहा होता है। बस उसका थॉट नहीं रहता कि मैं आर्टिस्ट बनूँ या ऐसा कुछ। हाँ तो ये चीज़ है। और टैलेंट का ये है ना कि हर किसी के अंदर एक डिफरेंट क्वालिटी है। जैसे मान लो एक पर्सन है, उसका नेचुरली बहुत वो अच्छा है प्रोपोर्शंस वगैरह देख पाने के लिए। वो उसका नेचुरल है कि हाँ मैं देख के समझ जाता हूँ कि ये लाइन कितनी बड़ी होगी, ये लाइन कितनी बड़ी होगी। वो बेटर समझ जाता है बाकियों के कंपैरिजन में। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ इसका ये टैलेंट तो है कि ये बाकी लोगों के कंपैरिजन में ये प्रोपोर्शन अच्छे समझता है, ड्राइंग ज़्यादा बेटर कर पाएगा। लेकिन वहीं पे एक दूसरा इंसान है जिसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, बट उसके अंदर कुछ और क्वालिटी है। उसके अंदर क्वालिटी ये है कि वो अपनी बातों को अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहा है। वो बचपन से थोड़ा सा ऐसे आउटस्पोकन टाइप का कि अपनी बातों को रख पा रहा है। अपन बोले इसके में ये अच्छा है, तो वो जिसमें अच्छा नहीं है वो उस पर काम करेगा, जिसमें अच्छा है। अब वो बोलेगा यार मेरी क्या क्वालिटी है, इसमें क्या फ़ायदा है। वो प्रॉपर काम किया, कल के डेट में उसका काम बढ़ा, टीम हायरिंग करने का टाइम आया, टीम आ रही है, टीम से प्रॉपर मैनेज कर पा रहा है, वो टीम से अच्छा डिस्कशन कर पा रहा है, टीम अच्छी स्ट्रांग हो रही है, तो उसका काम वहाँ से सेटअप हो पाएगा। एक इंसान जो अपना टैलेंट में अच्छा है बट लोगों से बात करने में ख़राब है या समझता नहीं किसी की फीलिंग्स को, तो वहाँ पे उसका वो प्रॉब्लम आई। तो सबका अपना अपना है। अब अपने को ये समझना है आर्टिस्ट को अगर ग्रो होना है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए इनमें से? सबसे पहला चीज़ जो एक है, मतलब स्किल तो बात की चीज़ है कि अपन स्किल्स पे काम करें। लेकिन कुछ बेसिक बिहेवियर्स हैं जो हम लोग बचपन से हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, जो कि काफ़ी है, जो कि कुछ अनोखा नहीं है। जैसे मैं अगर आपको अपना एग्जांपल दूं, मान लो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं रिलेशनशिप्स को संभालने में मैं अच्छा हूँ, भले वो दोस्त के साथ हो, फैमिली के साथ हो, ठीक है, कि उनकी बात को समझना या फिर टाइम पे उनकी प्रॉब्लम है तो भाई साथ में रहना, ये सारी चीज़ें। तो उससे क्या होता है कि मेरी लाइफ अभी जो मेरी लाइफ है, मैं अभी अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान मानता हूँ कि अगर दुनिया में टॉप 1 पे किसी को लिखा जाए कि मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस प्लैनेट, तो मैं फील करता हूँ कि मैं ही हूँ अभी। क्योंकि मेरी लाइफ में जितने भी लोग हैं, मेरा दोस्त, मेरी सिस्टर के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, मेरी पेरेंट्स के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, मेरे दोस्त के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है। तो बॉन्डिंग्स बहुत अच्छी हैं। मैं बहुत एक मतलब कि बहुत लकी फील करता हूँ कि यार ऐसे अच्छे लोग मेरी लाइफ में, हमारी टीम के साथ मेरा अच्छा बहुत अच्छा बॉन्ड है। तो ये क्वालिटी एक ज़रूरी है कि लोगों के साथ कनेक्ट हो पाना, लोगों को जोड़ के रख पाना। क्योंकि लोग नहीं जुड़ रहे हैं तब तो आप कितना भी आर्ट कर लो, कुछ भी कर लो, लास्ट में आप डिप्रेस्ड ही रहोगे, लास्ट में आप स्ट्रगल ही कर रहे होगे, कोई मतलब नहीं है। तो आर्ट की बात नहीं है, इन जनरल लाइफ की बात है कि लोगों से कनेक्शन बनना या लोगों की बातों को समझना, उन चीज़ों को करना। दूसरा एक चीज़ जो मेरे पापा ने मुझे बचपन में सिखाई थी कि कभी भी किसी का हक का नहीं लेना चाहिए। तो मुझे वो चीज़ बचपन में क्या होता था, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी आदत पड़ी हुई थी ऐसे, मान लो मैं कोई 10 रुपये का चॉकलेट खरीदा, ठीक है, 10 रुपया दिया मैंने सामने वाले को, उसने 20 रुपये वापस कर दिया गलती से, ठीक है, या मैंने 100 का नोट दिया, उसको लगा 200 का नोट दिया हूँ, 10 का चॉकलेट लिया तो 190 वापस कर दिया। तो मेरे अंदर वो शुरू से है कि भाई इसको वापस करना है, क्योंकि घर वालों ने वही सिखाया है कि नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी।
ठीक है। तो ऐसे कई सारे बिहेवियर्स होते हैं जो हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते हैं हाँ कि नहीं ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ अभी कैसे काम आती है? अभी ऐसे काम आती है कि अगर हम लोग कोई मान लो प्रोग्राम रन कर रहे हैं या कोई सेशंस कर रहे हैं या कोई ट्रेनिंग्स बना रहे हैं, अगर सामने वाला हमें एक बार भी बोल दे कि नहीं सर ये जो आप ट्रेनिंग दिए ना, वो वैल्यू हमने जो पे किया था उसकी वैल्यू हमें नहीं मिली, तो मेरा तुरंत ये टीम को सजेशन, मतलब वो रहता है मेरा वो पॉइंट कि इनको फीस रिफ़ंड करो। अगर इनको अच्छा नहीं लगा, इनको वैल्यू नहीं मिली, तो हम इनके पैसे नहीं ले सकते। और ये चीज़ बहुत अच्छा रेपुटेशन बनाने में हेल्प करी है। करता है, हाँ। तो ऐसे बहुत सारे बिहेवियर्स हैं। अब जैसे एक बिहेवियर ये है कि आपको टाइम पे आना है। अभी जैसे आज जब मैं आपके साथ इस पॉडकास्ट में आया तो हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें थी, ठीक है, जूम और उसमें तो होते होते 12:01 हो गया। हाँ जब हम लोग का मीटिंग होता है या जो भी मेरी टीम से रिलेटेड कुछ काम होता है, अगर मैंने टाइम दिया है 11 और वो 11:01 में आए, तो मेरा सबसे पहला उनको मैसेज जाता है कि आप 1 मिनट लेट हो। ओके, मतलब यू आर वे पंक्चुअल। बहुत ज़्यादा। मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई 11 बजे का टाइम को 11:05 करे, हाँ जब तक वो मेरा कोई वर्क रिलेटेड चीज़ है। हाँ हाँ हाँ। तो ये सब चीज़ें क्वालिटी शुरू से रही हैं कि नहीं ये चीज़ बोला है तो ये चीज़ इस समय करना है। तो ये बट ये एज अ आपको वो नहीं करती टफ, मतलब ये मतलब आप इतने पंक्चुअल हैं, आप इतने अपने काम को लेके सीरियस हैं, बट कहीं ना कहीं टीम थोड़ा अगर स्लैक ऑफ करती है तो आपको ये हर्ट नहीं करता, मतलब गुस्सा नहीं आता? मैं उनको समझा देता हूँ, फिर वो समझ जाते हैं। मैं तो बस एक बार बोलता हूँ कि आप 2 मिनट लेट आए हो आज। अब क्या होता है ना, हमारी आदत पड़ी हुई है 5 मिनट लेट पहुँचना, 10 मिनट लेट पहुँचना। तो मैं उनको शुरू पहली बार में जब बोल देता हूँ कि नहीं आप 2 मिनट लेट हो, तो वो फिर समझ जाते हैं। वहाँ पे ऐसा कोई नहीं कि गुस्सा करना पड़ा, प्यार से बोलने से सब समझ जाते हैं कि ठीक बात है, डील हो जाता है। और मैं कुछ पॉइंट्स उनको शेयर कर देता हूँ बीच बीच में। कई बार डिस्कशंस हो जाते हैं। जैसे एक डायलॉग, एक छोटी सी स्टोरी मैंने सुनी थी तो मैंने अपनी टीम को शेयर करी। और ये चीज़ अपन करते हैं टीचिंग में, ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप सामने वाले को कोई बात कैसे समझा रहे हो। भले वो आपके स्टूडेंट्स हों, आपकी टीम हो, आपके घर वाले हों। अब घर वाले को कोई बात मेरे को समझानी है तो मैं लड़ झगड़ के नहीं समझा सकता, मैं उनको प्रॉपर समझाता हूँ कि मुझे पता है कि वो किस वे में समझेंगे। ओके, तो वो क्वालिटी होनी चाहिए कि सामने वाले को आप सही चीज़ समझा सको। जैसे एक छोटी सी स्टोरी थी कि एक ना बहुत बड़ा एक ड्रग्स माफिया का एक बॉस था, ठीक है। तो उस बॉस ने बोला, उस बॉस के घर के बगल में पड़ोस में एक लड़का रहता था, ठीक है, स्कूल का लड़का रहता था। तो वो ड्रग का जो माफिया का जो बॉस था, उसने लड़के को बुलाया, बोला कि मेरे घर में स्विमिंग पूल है, तेरे को पार्ट टाइम काम की ज़रूरत थी तो इसको साफ़ कर दे। तो वो बोला कि ठीक है मैं कर दूंगा। बोला ठीक है कल सुबह 10 बजे आ जाना। तो वो अगले दिन 10 बजे पहुंच गया, टाइम पे पहुंच गया। उसने बोला कि ठीक है ये स्विमिंग पूल है साफ़ कर दे। उसने साफ़ कर दिया, ठीक है। तब फिर उस ड्रग माफिया ने, जो बॉस था, उसने उसको 2 चीज़ सिखाई। बोला कि पहली चीज़, ऑन टाइम इज़ लेट। ऑन टाइम इज लेट। अगर 10 बजे का टाइम है, तेरे को 9:45 बजे होना चाहिए था। तो अगर 10 बजे आया मतलब तू लेट है ऑलरेडी। हाँ दूसरा चीज़, तेरे को मैंने स्विमिंग पूल साफ़ करने बोला था, तूने बस स्विमिंग पूल ही साफ़ किया बस। हाँ अगर तू थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम किया होता तो मैं तुझे हर किसी को रेकमेंड करता कि यार ये बहुत अच्छा लड़का, अगर कुछ ऐसा कुछ भी काम हो इसको बुलाना। तूने काम अच्छा किया, तुझे अप्रिशिएशन मिला। तू काम अगर एक्सपेक्टेशन से बेटर करेगा तो तुझे रिकमेंडेशन मिलेगा। ओवर डिलीवरिंग इज ओवर डिलीवरी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब पॉइंट जब हम लोग सेशन वेशन करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, तो अपन डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ ज़रूरी है, तो सब समझते हैं। यस, लिटरली बढ़िया स्टोरी थी। ऑन टाइम इज लेट एंड डिलीवरिंग इज नॉट गुड। ओवर डिलीवर करना ज़्यादा बढ़िया है। ओके, तो हाँ अब हम मेरे को वो जानना था कि आपकी आईआईटी का वो कैसा रहा? आईआईटी का बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस, क्योंकि बचपन से आईआईटी सुनते थे। तो फिर वहाँ गए तो जो मैंने स्टेज पे डायलॉग भी मारा था वहाँ पे कि रिश्तेदार बचपन में आर्ट करता था तो आईआईटी की बात करते थे, अभी आईआईटी में आके आर्ट का बात कर रहा हो तो अच्छा फील हो रहा है। तो रिश्तेदारों तक वीडियो पहुँच जानी चाहिए, ऐसा करके अच्छा लगा था। तो मतलब जेन्युइन मतलब वाली फील होगी कि लूप कंप्लीट करने वाली। आईआईटी इतना सुना था, अब आईआईटी में जाके आर्ट की बातें कर रहा हूँ। बहुत अच्छा फीलिंग था। सो वेल, हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में पहुँच गए हैं और यहाँ पर मैं हर किसी से कुछ सवाल पूछता हूँ, तो मैं आपसे भी वही पूछूंगा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर आप अपने पास में जाके कुछ चेंज कर सकते तो क्या होता? कुछ भी नहीं, नथिंग। सब कुछ परफेक्ट था, जैसे जो हुआ सब परफेक्ट था। ग्रेट।
ग्रेट। और अगर आप अपने करंट हैबिट या लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करना चाहते तो वो क्या होता? थोड़ा सा मेंटल प्रेशर कम लेना है। बहुत काम को लेके बहुत स्ट्रेस लेता हूँ मैं, वो मेरा आदत पड़ा हुआ है बहुत, मतलब कि मेरी हैबिट बन गई है वो। कि मैं रात को सोने भी जा रहा हूँ तो आइडियाज़ चल रहे हैं कि इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, तो वो कई बार उससे थोड़ा सा मेंटल एक बहुत प्रेशर रहता है कि बहुत सारे काम करने हैं, बहुत कम टाइम में बहुत चीज़ करनी है, तो एक हड़बड़ाहट रहती है। हाँ, आप प्रेशर में अच्छा काम करते हो या बिना प्रेशर के? प्रेशर में करता हूँ क्योंकि मेरे को फील होता है कि हाँ सब कुछ सही से करना है, टाइम पे करना है, तो बहुत चीज़ हो जाती है फटाफट। सेम, वेलकम टू द क्लब। और मेरा तीसरा फाइनल क्वेश्चन ये होगा कि आप अगर मतलब आपके पास अगर कोई मैजिक वॉन्ड या ऐसा कोई जादू होता और आप दुनिया में कोई चेंज लाना चाहते तो वो क्या होता? मैं तो यार आर्ट की फील्ड के लिए अब कर रहा हूँ तो मेरा वही फीलिंग होता कि जो अपन चाह रहे हैं कि लोग इसके बारे में बहुत जल्दी अवेयर हो, तो मैं ऐसा कुछ करता कि बहुत 1 सेकंड के अंदर सारे लोग आर्ट की अवेयरनेस उनको पहुंच जाए, उसकी इंपॉर्टेंस समझने लगे, ये सारी चीज़ें, और मज़ा आता फिर। हालांकि थोड़ा सा ये थोड़ा सा मतलब कि सेल्फिश वाला थॉट भी है हाँ। कि मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ, लेकिन सारे आर्ट के लवर्स के हिसाब से वो चीज़ बहुत एक अच्छा फील होती है सारे आर्टिस्टों को। सेल्फिश होना चाहिए, कहीं कहीं पर सेल्फिश होना चाहिए। और अगर मैं पूछूं कि आपकी स्ट्रीम से लेके से आप आर्ट बैकग्राउंड से हैं, इसके बारे में सबसे अंडररेटेड चीज़ क्या होगी जो एक्चुअल आर्टिस्ट को पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जैसे हम आउटसाइडर्स को लगता है काफ़ी अंडररेटेड है? अंडररेटेड तो आउटसाइडर के हिसाब से तो नहीं, पर जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके हिसाब से मुझे लगता है जो सबसे अंडररेटेड स्किल है वो अपनी ब्रांडिंग डेवलप करना या अपना नाम अपने आप को प्रेजेंट करना एज एन आर्टिस्ट, वो चीज़ बहुत Personal ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि वो भले आर्ट की फील्ड के लोगों के लिए हो या बाहर के लोगों के लिए हो, उनको ये बहुत ज़रूरी है कि वो आर्टिस्ट को जान सकें, उनके साथ कनेक्ट हो सकें, क्योंकि ह्यूमन से ही कनेक्ट होते हैं, और वो चीज़ जब अगर हर एक आर्टिस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस पहुंचती है, वैल्यू समझते हैं लोग। सो भैया मेरे क्वेश्चंस और जो जो मुझे पूछना था, मेरे डाउट्स थे, वो क्लियर हो गए हैं। और थैंक यू मुझे इतना इलेबरेट और अच्छे फॉर्म में समझाने के लिए। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि आप पे टीचिंग स्किल, अपने थॉट्स को कैसे आर्टिकुलेट करते हैं, वो काफ़ी अच्छी स्किल है आपकी। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है या कुछ ऐसा? अभी तो ऐसा कुछ सवाल नहीं आ रहा शुभम, बट कुछ सवाल आएगा तो मैं ज़रूर पूछूंगा। श्योर भैया, श्योर। सो वेल भैया, थैंक यू फॉर बीइंग इन आ पॉडकास्ट। आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के ये करा, मुझे बहुत अच्छा लगा, जेन्युइनली मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और क्या कहते हैं, आई विश जो आप चाहते हैं, जो आपका फ्यूचर प्लान है 5 साल का, वो प्रॉपर कहीं ना कहीं पूरा हो जाए एक बार। क्योंकि मैंने अभी तक का 1-2 आर्टिस्ट, मेरी एक फ्रेंड है प्रियंका नाम की, वो भी आर्ट बैकग्राउंड से वो करती है, तो वो बताती है कि ऐसा ऐसा है, टफ़ है, और वो भी कमर्शियल वर्क करते, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और सेम गोज़ फॉर, मैंने अभी एक और के साथ पॉडकास्ट किया था, शीप नाम है उनका, तो वो मुंबई में रहती है, वो भी कमर्शियल वर्क करती हैं, तो वो देख के लगता है कि आर्ट बैकग्राउंड वालों का एक चीज़ मैं फैक्चुअल में कह सकता हूँ कि आर्ट बैकग्राउंड वाले हमेशा यही चाहते हैं कि आर्ट ज़्यादा स्प्रेड हो, क्योंकि डेफिनेटली यार, उनको लगता है कि ये उतना बचपन में सब लोग करते थे आर्ट, तो उतना अब लोगों ने करना भूल गए या छोड़ दिया है, बट वो स्प्रेड होनी चाहिए करके उनको लगता है काफ़ी है। डेफिनेटली। तो आई विश फॉर द बेस्ट फॉर यू, थैंक यू सो मच भाई, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन आ पॉडकास्ट सर। मोस्ट वेलकम भाई। ओके मिलते हैं फ्यूचर में फिर कभी। ओके भाई, श्योर भाई, श्योर। ओके, बाय भैया, थैंक यू भैया।